अपनी कड़क शैली के लिए जाने जाते थे और उन्होंने नगर निगम की जमीनों से कब्जा छुड़ाने और अतिक्रमण पर कार्रवाई की थी, जिसके बाद उनका ट्रांसफर नैनीताल कर दिया गया। हालांकि कांग्रेस अब भी सेवा नियमावली भंग करने के आरोप में मुख्य नगर अधिकारी पर कार्रवाई की मांग कर रही है। उधर बीजेपी का कहना है कि दिनेश अग्रवाल को पद से हटाया जाए और मामले की निष्पक्ष जांच हो। देखिए, पिछले दिनों से कुछ इस तरह का राजनीतिक तौर पे एक अवधारणा बनाई जा रही थी कि जो देहरादून में नगर निगम के कब्जे हो रहे जमीनों पर, उसमें कहीं सरकार के पक्ष द्वारा कहीं पर उनको जो है रोकने की चेष्टा हुई, जो कि बिल्कुल मिथ्या है, निराधार है। कहीं किसी सरकार के मंत्री ने किसी स्तर पे जमीनों के कब्जों में कभी कोई मेरे संज्ञान में नहीं है कि कोई बात किसी अधिकारी से कही। एक प्रकरण जो कि मेरे मलिन बस्ती का प्रकरण था, जिसमें 91 मकान वहां पर बने थे। एमएनए वहां पर लोगों के मकान तोड़ने के लिए लिस्ट बनाने के लिए गए। मैंने कहा उनसे कि 91 लोगों को आप आपसी सहमति के आधार पर पहले मकान दे दें, तब उनके जो मकान बने हुए हैं, क्योंकि वो 15-15, 20-20 साल से बस्तियों में लोग रह रहे हैं, उन पर जो है तब आप हाथ डालेंगे। अन्यथा मैं एक विधायक के नाते अपने क्षेत्र के जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करूंगा। उस पे निश्चित रूप से मैंने कहा, और मैं ये कहता हूं कि मैं उनके साथ पहले भी था, आज भी हूं और कल भी हूं, क्योंकि एक आदमी जो 20 साल से एक बस्ती में रह रहा है उसको हम डिस्पजेस नहीं कर सकते। तो इसलिए जहां तक बाकी जमीनों का प्रश्न है, उसमें मैंने अधिकारियों को पूर्ण रूप से आज कहा है, बड़ी निर्देशित करते हुए कि आप तुरंत एक उच्च स्तरीय हर प्रकरण की जांच कराइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व सभासद ने माननीय मुख्यमंत्री जी को 18 ऐसे प्रकरणों की लिस्ट दी थी कि जिसमें जांच की आवश्यकता थी। आज तक उस पर क्या हुआ हमको पता नहीं। चाहे पैसिफिक मॉल का मामला हो, चाहे कहीं पर प्लॉटिंग का मामला हो, कोई भी मामले हो, उसकी मैंने निगम के अधिकारियों को कहा है कि किसी दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरे प्रकरण को जनता के समक्ष लाइए, प्रेस के समक्ष लाइए। किसी भी अधिकारी को अपने सर्विस रूल से बाहर नहीं जाना चाहिए। यदि वो अपने सर्विस का जो उसका रूल है उससे बाहर जाता है तो निश्चित रूप से मेरी तो उसको सलाह भी है, चेतावनी भी है कि यदि सर्विस रूल्स के खिलाफ जाकर वो कार्य करता है तो निश्चित रूप से उस पर जो समुचित कार्रवाई है वो होनी चाहिए। एक अधिकारी ये आरोप लगा रहा है खुलेआम कि भूमाफियाओं को संरक्षण, भूमाफियाओं को संरक्षण, भूमाफियाओं को संरक्षण, बार बार एक बात को कह रहा है। भूमाफियाओं को संरक्षण और झुग्गी झोपड़ियों वालों को फ्लैटों में शिफ्ट करने का मामला बिल्कुल अलग है। मैं समझता हूं सरकार को बहुत सख्ती से के साथ इस अधिकारी से पूछताछ करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सेवा नियमावली की धज्जियां उड़ाई हैं। और अगर कोई किसी प्रकार का आरोप, अगर उसमें तथ्य हैं, तो उसकी जांच भी होनी चाहिए। अगर कोई इसमें दोषी है, कोई जनप्रतिनिधि, चाहे वो मंत्री हो चाहे विधायक हो, अगर उस प्रकार का कोई काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ जांच हो, और जांच में अगर कोई बात सत्यता सामने आए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी, गस्टेड अफसर और क्लास 1 अफसर वो इस प्रकार का बयान दे कि राज्य के विधायक, राज्य के मंत्री भू माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, उस पर सरकार को खामोश नहीं होना चाहिए, उस पर सरकार को कुछ न कुछ एक्शन करना चाहिए। कॉन्फ्रेंस में अधिकारी को चेतावनी दी, धमकी दी और कहा कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिव्यू में रहना चाहिए। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि संबंधित गजेटेड ऑफिसर ने ये कहा है अपने चिट्ठी में शासन को कि यदि शासन उस पर कार्रवाई करते हैं तो उनकी सदस्यता भी जा सकती है और आगे वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप अधिकारी को धमकी और सुझाव तो दे रहे हैं, आप भी समझ लीजिए आपने पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का वायलेशन किया है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक दिनेश अग्रवाल मंत्री रहेंगे, सरकार यदि जांच भी कराएगी तो निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। यदि अभी वो धमकी दे रहे हैं अधिकारी को, तो जांच के बाद क्या करेंगे ये आप स्वयं समझ सकते हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने पैसिफिक हिल्स के अपार्टमेंट को सील करने के लिए नोटिस दिया है और इसके लिए 9 फरवरी की तिथि तय की गई है। दरअसल नगर निगम और पैसिफिक हिल्स के बीच विवाद के बाद कंपनी ने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया था, लेकिन अब स्टे हट चुका है। लेकिन इस बार नगर निगम के बजाय एमडीडीए ने नोटिस जारी किया है। अधिकारियों के मुताबिक बिल्डिंग का निर्माण मानकों के मुताबिक नहीं किया गया है।
जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी, जिसमें राजस्व विभाग, नगर निगम और एमडीडीए तीनों के अधिकारी और कर्मचारी थे। और उसमें वो जो नगर निगम की जमीन का सीमांकन किया गया था, उसमें लगभग 800 स्क्वायर मीटर जमीन नगर निगम की निकली थी। उससे हमारा सेटबैक प्रभावित हुआ था। इसके अलावा 2-3 वायलेशन और थे, जैसे फ्रंट सेटबैक में कुछ निर्माण कर दिया था, एक एक्स्ट्रा बेसमेंट का था, तो उसको लेकर के हमने सीलिंग का शोकाज जारी किया हुआ था कि क्यों ना आपका, चूंकि ये सेटबैक प्रभावित हो रहा है, तो इसको सीलिंग की कार्रवाई किया जाए। इसके बाद प्रकरण माननीय न्यायालय में गया था। अभी फिर हमने अपने अधिवक्ता की राय लिया था। हमारे अधिवक्ता ने अवगत कराया था कि वर्तमान में इसमें कोई स्थगन प्रभावी नहीं है, तो आप अग्रिम कार्रवाई कर सकते हैं। तो उसमें हमने सीलिंग का आदेश किया है, जिसमें 9 तारीख की डेट फिक्स किया हुआ है। नैनीताल जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देश देते हुए कहा कि मरीजों को रेफर करने के बजाय इलाज के उचित प्रबंध किए जाएं। साथ ही डीएम ने मरीजों को रेफर करने की हालत में लिखित वजह बताने को कहा है। पहाड़ों पर स्वास्थ्य सुविधाएं किसी सपने से कम नहीं है, लेकिन जब जिला अस्पतालों में भी मरीज को इलाज नहीं मिल पाता है तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। नैनीताल के जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देश जारी करते हुए कहा कि डॉक्टरों को बेहतर प्रबंधन के तहत अवकाश दिया जाए, ताकि मरीजों को इलाज कराने के लिए भटकना नहीं पड़े। वहीं निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराने को भी कहा है। प्रशासन बहुत गंभीर है और यहाँ पे सीएमओ को भी हिदायत दी गई है कि आप यथासंभव दवाइयां अंदर से लिखें। इसके अलावा जो हमारे चिकित्सक हैं, छुट्टियां इस प्रकार से लें कि अस्पताल खाली न रहे। कई बार छुट्टियां इस तरह से ली जाती हैं कि 3 चिकित्सक है तो तीनों ही छुट्टी पे चल रहे हैं, वो ना हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो। जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल को रेफर सेंटर बनाए जाने को लेकर भी फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि मौखिक रूप में किसी को भी रेफर नहीं किया जाए, बल्कि लिखित में मरीज रेफर किया जाए। वहीं उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि रेफरल रेट किसी भी हालत में 14% से ज्यादा न हो। सुशीला तिवारी के लिए स्पेशली इसमें जो रेफरल है, हमारा जो मौखिक आदेश पे रेफरल हो जाता है, वो न हो के रिटर्न रेफरल हो, कारण लिखा जाए कि हम इस कारण से रेफर कर रहे हैं, और जहां तक संभव हो रेफरल रेट बहुत ज्यादा ना हो, 14% तक ही रेफरल रेट हो। दरअसल नैनीताल जिला अस्पताल में इलाज कराने के लिए जिले के दूर दराज इलाकों से लोग पहुंचते हैं, लेकिन यहां भी उचित इलाज नहीं मिल पाने पर उन्हें दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। ऐसे में जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। नैनीताल से राजू पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि अगले कुछ दिनों में प्रदेश को नए डॉक्टर मिलने की उम्मीद है। सुरेंद्र सिंह नेगी के मुताबिक उन्होंने केंद्र से और एम्बुलेंस की भी मांग की है, ताकि 108 एम्बुलेंस सेवा को चुस्त दुरुस्त बनाया जा सके। सुरेंद्र सिंह नेगी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सोनू सिंह ने। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बार बार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि महिलाओं की डेथ हो रही है, 108 जो स्वास्थ्य सेवा है वो रफ्तार से नहीं चल पा रही है। आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप किस रूप में देखते हैं और क्या स्ट्रेटेजी आपकी है? जहां तक अभी 2-3 हादसे हुए हैं, जो कि मैंने भी जिसकी तहकीकात करने का प्रयास किया है, अधिकतर महिलाएं हमारे यहाँ करीब 70% महिलाएं जो है एनीमिक है, यानी खून की कमी के चलते उनका शरीर कमजोर हो जाता है, और जब डिलीवरी की स्थिति में महिला आती है तो स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। मैंने फौरी तौर पर एक निर्देश जारी किया है कि 15 दिन पहले, क्योंकि आशा कार्यकर्ता को मालूम होता है कि ड्यू डेट किस लेडी की कब है, उससे पहले 15 दिन पहले उसको सेफ डिलीवरी पॉइंट पर भिजवाने की व्यवस्था हम लोगों ने, ये निर्देश पहले भी थे, लेकिन कुछ लापरवाही के कारण शायद जो महिला होती हैं या उनके अभिभावक होते हैं उसको गौर नहीं फरमाते हैं, तो इसको बहुत सख्ती से हमने आदेश किया है कि वो डिलीवरी पॉइंट पे जाएं। कपकोट बागेश्वर की जो घटना है उसको मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास वहां पे एएनएम भी थी, आशा कार्यकर्ती भी थी, लेकिन उन्होंने उससे संपर्क नहीं किया और जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, और वो लेडी एनीमिक भी थी क्योंकि खून की बहुत कमी थी। दुखद घटना है। जहां तक 108 सर्विसेज की बात है तो टाइम टू केयर के आधार पर हमने भारत सरकार को लिखा है कि आप हमें अतिरिक्त एम्बुलेंसेज देने का कष्ट करें, ताकि हम लोग यहाँ भौगोलिक जो विकट भौगोलिक परिस्थितियां हैं वहां पर पेशेंट तक जो है एम्बुलेंस को समय पर भेज सकें। ये बताइए कि ये इस तरीके की घटना दोबारा ना घटे, आप इसलिए जवाबदेह हैं, आप हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी, क्या केंद्र सरकार से आप सिर्फ मांग करेंगे या अपनी जो व्यवस्था है उसको भी और दुरुस्त करेंगे? आपके पास जब डॉक्टर होंगे तो आप सेवाएं देंगे। आपके पास पिछले कई सालों से डॉक्टर्स की संख्या बहुत नगण्य है।
ये पहली बार हुआ है कि मैंने एक नया प्रयास किया जिसमें मुझे सफलता भी मिली और 1 या 2-3 दिन के अंदर हमको लोक सेवा आयोग से लगभग 300 डॉक्टर मिलेंगे। उस पर भी मैंने कवायद प्रारंभ कर दी है और डीजी हेल्थ को कहा है, प्रमुख सचिव को कहा है, तमाम सीएमओज के साथ मैंने संवाद स्थापित किया है कि वो अपने अपने स्तर से जहां जहां भी उनकी रिक्वायरमेंट डॉक्टर्स की है उन स्थानों को चिन्हित करते हुए अपनी डिमांड हमको भेजें ताकि कोई सुदूर स्थल ऐसा न छूटे जहां पर डॉक्टर उपलब्ध न हो और जहां पर लोगों को सही ये स्वास्थ्य सेवाएं न मिल सके। सवाल दूसरा ये है कि आपके महकमे में बिल को लेकर के घपले का एक मामला सामने आया, आपने गंभीरता उसमें भी बरती थी और आपने एफआईआर दर्ज करने की भी बात कही थी। लेकिन मंत्री जी, हम ये जानना चाहते हैं, हम क्या पूरी प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि जो आपने दिशा निर्देश दिए थे उनका कहीं पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एफआईआर दर्ज नहीं, बिल में घपले का जो मामला है। देखिए, ये तेल घोटाला जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं ये वर्ष 2008, 9, 10, 11, 12 ये जब बीजेपी की सरकार थी तो उस समय का ये घपला है और इसको जैसे ही 12 में हम लोग बने तो वैसे ही जैसे मेरी जानकारी में मिला, मेरी जानकारी में आया तो मैंने इस पर स्पष्ट रूप से सीधे जांच करने का लिए निर्देश दिया, सख्ती से निर्देश दिया, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को दिया, डीजी हेल्थ को दिया और इसमें ये तो तय है कि इस पे एफआईआर लॉन्च आज या कल में होने वाली है। ये भी तय है कि जो इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनको सख्ती से, कठोरता से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कभी कभी विलंब इसलिए इन कारणों से हो जाता है कि शासन स्तर पर ये तमाम सवाल बारीकी से अध्ययन किए जाते हैं कि कहीं हमारा कोई केस किसी स्तर पर कमजोर तो नहीं हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने सुना स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी को, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथ ही किसी भी तरीके की कोई अनियमितता यदि विभाग में आती है और लापरवाही जो अधिकारी हैं उन पर भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि मंत्री जी के इस स्टेटमेंट के बाद आखिरकार अधिकारी किस लाइन पर रह करके कार्यों को अंजाम देते हैं। अपने कैमरामैन गोविंद के साथ सोनू सिंह, जी मीडिया, देहरादून। पिथौरागढ़ में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान यानी बीएडीपी के धन को जिला पंचायत को दिए जाने के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। लोगों का कहना है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए मानकों के विपरीत जाकर कदम उठाया है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये लोग बीएडीपी यानी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान के धन को जिला पंचायत और विकास खंडों में ट्रांसफर किए जाने से नाराज हैं। इनके मुताबिक प्रदेश सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर सीमांत इलाके के विकास के लिए आए धन को जिला पंचायत और विकास खंडों में बांट दिया है। नाराज लोगों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हुए प्रदेश सरकार पर चहेतों को लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगाया। सारा का सारा धन विकासखंड कार्यालय और जिला पंचायत को दिया गया है जो बीएडीपी के गाइडलाइन के खिलाफ है। इसलिए हम लोग जिलाधिकारी को आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं और हमने इसकी सीबीआई जांच कराने और इस धन के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है। सांसद जी और भारत के प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन भेज रहे हैं। जिला पंचायत कोई कार्यदायी संस्था नहीं है, तो ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व के दबाव पे ये सब काम किए जा रहे हैं, ये हम नहीं होने देंगे। उधर जिलाधिकारी का कहना है कि मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं और नियमों के मुताबिक बीएडीपी को धनराशि दी जाएगी। दरअसल सीमांत इलाके के विकास के लिए केंद्र सरकार बीएडीपी के तहत हर वित्तीय वर्ष में 12 से 15 करोड़ की धनराशि आवंटित करती है, जिससे बॉर्डर एरिया में विकास कार्य किए जाते हैं। खासकर धारचूला, डीडीहाट, मुंसियारी, कनाली छीना और मुनाकोट विकास खंड में खर्च किया जाता है। लेकिन इस बार ये धन बीएडीपी को नहीं दिया गया, जिसका विरोध किया जा रहा है। पिथौरागढ़ से कोमल मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल के राजभवन में इन दिनों मरम्मत का कार्य चल रहा है, जो जून तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। करीब 82 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला यह भवन विक्टोरिया शैली में बना है, जो कि नैनीताल की शान है। नैनीताल की सुंदरता किसी से छुपी नहीं है। हर साल हजारों सैलानी यहाँ पहुँचते हैं, जो नैनी लेक में बोटिंग का लुत्फ उठाते हैं। वहीं गर्मी हो या जाड़ा, यहाँ का मौसम सैलानियों को लुभाता है। उस पर नैनीताल में अंग्रेजों के जमाने में बने भवन सैलानियों के आकर्षण का केंद्र हैं, जिनमें नैनीताल का राजभवन यहाँ की सबसे बड़ी धरोहर है। तो हमारा राजभवन है, ये एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है और नैनीताल के लिए एक शान भी है। और ये 1858
में ये बननी शुरू हुई थी और 1900 में ये कंप्लीट हुआ था। विक्टोरिया शैली में बना ये राजभवन साल 1900 में तैयार हुआ, जिसके चारों तरफ हरियाली बिखरी पड़ी है। वहीं राजभवन के पास एक गोल्फ कोर्स भी है, जिसपे कई टूर्नामेंट भी आयोजित किए जाते हैं। ये जो विक्टोरिया शैली कहते हैं कि विक्टोरिया शैली में बना है, बहुत सुंदर बिल्डिंग है और आजकल इसका रिनोवेशन का काम चल रहा है, जो कि JNNURM के तहत जो है हमको जो पैसा मिला था 11 करोड़ 82 लाख रुपया के लगभग पैसा मिला था, उसके तहत ये काम हो रहा है और हमारा निर्माण खंड जो है यहाँ PWD का वो इसको कर रहा है। इन दिनों राजभवन में मरम्मत का कार्य चल रहा है, जिस पर करीब 12 करोड़ खर्च किए जाएंगे, जिसके बाद इसकी सुंदरता एक बार फिर निखर सकेगी। वहीं सैलानी भी नई चमक के साथ इसका दीदार कर सकेंगे। नैनीताल से राजू पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर एक नजर उत्तरकाशी में शाम की कक्षाओं को अवैध करार देने के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूटा। गुस्साए छात्रों ने राज्य सरकार का पुतला फूंका। ABVP से जुड़े स्टूडेंट्स ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शाम की कक्षाएं शुरू नहीं की गई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। ऋषिकेश में जिला बनाने की मांग कर रहे लोगों ने शुद्धि बुद्धि यज्ञ किया। लोगों के मुताबिक सरकार जिले और स्टेडियम की मांग पर आंखें मूंदे हुए है। काशीपुर के कचनाल का जी गांव में हुए चोरी का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। सिडकुल में एवराडी कंपनी के खिलाफ कर्मचारियों का धरना जारी है। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी में गैर कानूनी तरीके से उन्हें काम से बाहर निकाल दिया। अल्मोड़ा में कार्यरत शिक्षक आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। शिक्षक की मांग है कि उनका स्थानांतरण रद्द किया जाए।